अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ सलमान आबिद साहब मौजूद हैं और आपने देखा कि आज विदाउट म्यूज़िक हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे कोई दोस्त हैं जो हमारे व्यूअर हैं, सलीम बेग साहब। तो उन्होंने मुझे कमेंट में लिखा कि जी आपका जो म्यूज़िक है ना, वो मेरे घर वालों को जगा देता है। तो तो मैंने उनको कहा है कि जनाब मैं एक शो जो है ना वो आपके लिए विदाउट म्यूज़िक कर रहा हूँ। तो इसलिए कि आप बिल्कुल आराम से प्रोग्राम देखें और घर वालों को ना जगाएँ। लेकिन आइंदा से आप किसी और कमरे में चले जाएँ, ताकि आप किसी और को डिस्टर्ब ना करें। तो ये आपके लिए सलीम बेग साहब शुरू में ही मैं आपको बता दूँ कि कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स भी चल रही हैं। एक तो ये है कि अमेरिका ने इराक और सीरिया के ऊपर 85 जगहों पे हमला कर दिया, जो कि एक्सपेक्टेड था और पहले से हम सोच रहे थे कि ये कुछ ना कुछ करेंगे तो ज़रूर। दूसरी तरफ एक अमेरिका के कांग्रेसमैन हैं, उनका नाम है कांग्रेसमैन मैस्ट। उन्होंने ये कहा है कि जो फ़लस्तीनी बच्चे हैं ना, ये जो जो शहीद हुए हैं, ये कोई इनोसेंट नहीं थे। आप अंदाज़ा लगाएँ ज़रा। ये वो शख्स हैं जो कि इज़राइली फ़ौज के अंदर काम कर चुके हुए हैं। ये आईडीएफ के मेंबर रहे हुए हैं और आजकल कांग्रेसमैन बने हुए हैं अमेरिका में जाके। तो ये इस तरह की सूरत-हाल चल रही है। अब ज़रा आते हैं पाकिस्तान की दाखिली सूरत-हाल पे और उसपे आपको पता ही है कि क्या मामला चल रहे हैं। एक तो पीएमएलएन का गुजरांवाला में आज जलसा है, पीटीआई का टिकटॉक पे आज जलसा है 8 बजे शाम। अल्लाह करे कोई शार्क ना आ जाए। तो बाकी चीज़ें भी चल रही हैं। तो सलमान भाई ज़रा इस पे बारे ज़रा मुझे बताइएगा और आपको अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब इस्लामी, कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये ज़रा मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि आज बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, वो है इद्दत वाला और उसके ऊपर 1 बजे फैसला आना है। तो वो महफूज़ हो चुका हुआ है। तो ज़ाहिर है एक्सपेक्टेड तो वही है जो कि पिछली सीरीज़ चल रही है, 2 हो चुके हैं, अब तीसरा भी मेरा ख़्याल है हैट्रिक करना है इन्होंने। तो आप कोई डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही रिज़ल्ट आएगा? जी। देखिए, एक चीज ही एक्सपेक्ट की जा रही है ना, वो ये है कि हर सूरत में इमरान खान साहब को रुसवा करना है, उनको दीवार से लगाना है, उनकी तज़हीक करनी है, उनको एक ऐसा सबक सिखाना है कि दोबारा कोई पाकिस्तान में इस तरह से सर ना उठा सके। अब उसके लिए साइफर का मुकदमा हो, उसके लिए तोशा खाना का मुकदमा हो, उसमें शरई निकाह का मसला हो, उसमें अलकादरिया का ट्रस्ट का मसला हो, उसमें ममनुआ फंडिंग के मसले हो, कोई भी मसला हो, बुनियादी तौर पर तो ये सियासी मुकदमात जो हैं, इनका मकसद जो है वो इमरान खान को सियासी तौर पर सबक सिखाना है। तो इसलिए अब साइफर का में भी सजा सुना दी गई, दो दफा सुना, 3 दफा सुनाई गई, फिर उसके बाद अब तोशाखाना में सुना दी गई, फिर माफ नहीं किया गया बल्कि उनकी एहलिया को भी उसमें निशाना बनाया गया। और अब तोशाखाना के इसमें शरी निकाह के हवाले से भी जिस अंदाज से इसकी तशहीर की जा रही है, जिस अंदाज से इसको उछाला जा रहा है और जिस अंदाज से कल के एक बड़े अखबार ने जिस अंदाज से इसकी कवरेज की है और जिस तरह से तस्वीर जारी की है, वो जाहिर करता है कि मुकदमे का फैसला कुछ भी हो, लेकिन एक तरफ इमरान खान को मुल्क की गद्दारी के कॉन्टेक्स्ट में, मुल्क से गद्दारी के कॉन्टेक्स्ट में, दूसरी तरफ उनको करप्शन और बदनवानी के कॉन्टेक्स्ट में, और तीसरी तरफ उनको अखलाकी मामलात के हवाले से जो है ना मुजरिम करार देकर ये समझा जा रहा है कि हम इमरान खान का सियासी बंदोबस्त करने में कामयाब हो जाएंगे। अगरचे अभी तक ऐसा मसला हो नहीं सका, उनका सियासी बंदोबस्त तो नहीं हो सका, क्योंकि आज भी जो तिकोन है सियासत की वो इमरान खान के गिर्द ही घूम रही है। लेकिन बहरहाल, क्योंकि इस वक्त जब आप ये तय कर लेते हैं कि हमने किसी को स्पेस नहीं देनी और किसी फर्द को के लिए हम आखिर तक जाएंगे, चाहे वो जायज हो चाहे वो नाजायज हो, और उसमें ताकत का इस्तेमाल भी किया जाएगा, इदारों का इस्तेमाल भी किया जाएगा, अदालतों को भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये चीजें जो हो रही हैं, ये बज़ाहिर तो नई नहीं है, और लगता ऐसे ही है कि हम इस मामले में अभी माजी की गलतियों से सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसलिए आज जो भी सजा होगी वो भी एक उसी रिवायती तरीकाकार के तहत होगी जिसके तहत पहले सजा सुनाई गई है। लेकिन सलमान भाई अगर अगर देखें ना, जिस तरह की सिलसिला चला रहे हैं, उसी तरह का जो एक शैबी किस्म के ट्रायल के बाद अगर रिजल्ट इस तरह का आता है, खुदा ना खास्ता ये निकाह को मनसूख कर देते हैं या अनाउंस कर देते हैं, तो ये तो शरई मसला आ जाएगा और इस पे तो बहुत शदीद किस्म की जो है वो एक रिएक्शन आएगा अवाम की तरफ से। और फिर जाहिर है कि जब शरअ को आप छेड़ते हैं, तो फिर तो मामला जो है वो जाहिर है कि दीन के हवाले से फिर शुरू हो जाएंगे ना। सर, जिस मुल्क के अंदर मजहब को बतौर कार्ड इस्तेमाल किया जाता हो, जिस मुल्क में लोगों की निजी मामलात को उछाल कर सियासी मकासद हासिल करने हो, और जिस मुल्क में इदारों को हथियार बनाकर अपने सियासी मकासद पूरे करने हो,
वहां इन चीजों की हैसियत उन लोगों के लिए कुछ नहीं है जिनके बारे में हम सोच रहे हैं। अलबत्ता इसका इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी में पड़ता है और लोग ये सोचते हैं कि देखिए कि हमारे यहाँ रियासती निज़ाम जो है वो किसी की मुखालफत में किस हद तक जा सकता है, और वो जा रहा है और लोग देख रहे हैं, लोग तमाशा भी बना रहे हैं, लोग उसके ऊपर मजाक भी उड़ा रहे हैं, लोग उसकी तज़हीक भी कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो ढोल भी बजा रहे हैं, क्योंकि वो जो सियासी मुखालफीन है वो ये साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान अखलाकी तौर पर भी बहुत गिरा हुआ इंसान है, वो बद करप्शन और माली मामलात में भी गिरा हुआ इंसान है, वो मुल्क से वफादारी के मामले में भी गिरा हुआ इंसान है, तो वो जरूर ढोल बजाएंगे। लेकिन ये ढोल बजाने वाले जो है तो ये वो भट्टो साहब की फांसी से लेकर अब तक मुख्तलिफ औकात में ढोल बजाते हैं, और जब हालात थोड़े से बदल जाते हैं तो फिर उनको अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो मुझे जरा बताएं कि ये इतनी जल्दी क्यों लग रही है, यानी इलेक्शन से पहले पहले सारे केसेस का फैसला करना है, और मतलब दो केस भी काफी थे, अगर अगर डिस्क्वालीफाई आपने करना है या उसको बदनाम ही करना है तो वस्तफा, तो फिर तो दो केस भी काफी थे। तो क्या ये कोई डील है कि जी सारे केसेस का फैसला जो है वो इलेक्शन से पहले पहले आएगा और इसी तरह के ट्रायल्स के बाद आएगा? देखिए, एक सोच उनकी ये है कि शायद इस तरह की सजाओं से वोटर के ऊपर असरअंदाज हुआ जा सकेगा, और वोटर को लगेगा कि जनाब इमरान खान जो है वो मुल्क से गद्दारी भी, माली मामलात में भी और अखलाकी मामलात में भी मुजरिम साबित हो गए हैं, और अदालतों ने उनको सजाएं सुना दी हैं, तो अब हमें इमरान खान से जान छुड़ा लेनी चाहिए और इमरान खान पर वोट डालने की बजाय वो ग्रेस करना चाहिए, या ये कि हम वोट डालने की बजाय घर जाकर बैठ जाए, मायूस हो जाए, और हम पर इतनी मायूसी गालिब आ जाए कि अब हमारे वोट से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बुनियादी तौर पर ये जो सजाएं हैं, इससे दो पैगामात निकाले गए हैं। एक पैगाम तो इमरान खान और उनकी अहलिया और उनकी जमात के लिए है कि देखिए, हम रियासत जो है इतनी ताकतवर है कि हम आपके लिए आखिरी हद तक भी जा सकते हैं और आपको जिसे कहते हैं मंतकी अंजाम पर भी पहुंचा सकते हैं। और दूसरा, उनके सपोर्टर और वोटरों को यह पैगाम दिया गया है कि अगर रियासत उनके साथ ये सलूक कर सकती है तो आपके साथ भी बहुत कुछ हो सकता है, अगर आपने उनकी हिमायत से दस्तबरदारी का ऐलान ना किया। अब रियासत तो ये चाहती है, यानी कुछ लोग चाहते हैं कि इमरान खान के हामी जो है वो 8 फरवरी को घर में ही बैठे रहे और घर से बाहर ना निकले, और उनका ख्याल है कि इन सजाओं से एक इम्पैक्ट ये होगा कि लोग मायूस हो जाएंगे, बददिल हो जाएंगे, लाताल्लुक हो जाएंगे और वो घर बैठ जाएंगे। लेट्स सी 8 फरवरी को फिर क्या होता है। अभी अभी तक की इतलात के मुताबिक ये पूरी की पूरी जो कैंपेन है, जो कि विलिफिकेशन कैंपेन है, जिसमें तमाम का तमाम मीडिया जो है वो इन्वॉल्व है, बड़े बड़े चैनल्स इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े युगादरी हमारे जो फील्ड के लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, उसका इम्पैक्ट इमरान खान के लिए नेगेटिव कितना पड़ा है या नहीं पड़ा है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अब उस तरह से आजाद और खुद मुख्तार मीडिया नहीं है, और आप देखिए कि वो चैनल्स भी जो कल तक इमरान खान के हामी समझे जाते थे, आज वहां पर भी इमरान खान की मुखालफत में बहुत कुछ कहा जा रहा है, और बहुत से सहाफियों ने अपनी जबानें भी बंद कर ली हैं या उनकी बंद कर दी गई हैं। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का माहौल है उसमें मजमूई तौर पर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो एंटी इमरान खान फिनोमिना गालिब है, एक बात। और अगर नहीं गालिब तो कम से कम वो प्रो नवाज शरीफ होकर जो है ना वो इमरान खान के खिलाफ अपना बुग़्ज़ निकाल रहे हैं। जैसे मैंने कल जंग अखबार की बात की है, जिस तरह से उन्होंने हेडलाइन लगाई और जिस तरह से तस्वीर शेयर की है, वो जाहिर करता है कि ये एक प्लान का हिस्सा है कि जिसमें उनको प्रोपेगेंडा करना है इमरान खान के खिलाफ। लेकिन एक चीज वो ये भूल रहे हैं, पाकिस्तान की जो नई नस्ल है ना जी, इसकी एक्सेस अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे वो नहीं रही जो कभी माजी में हुआ करती थी। इन्होंने अपना डिजिटल मीडिया निकाल लिया है। कल बीबीसी की भी एक रिपोर्ट थी और एक और अमेरिकन अखबार की रिपोर्ट आई है कि किस तरीके से मसनूई जहानत ने, सोशल मीडिया ने और डिजिटल मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैंपेन जो है या कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन को मीडिया के, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो अब इमरान खान साहब की बहुत सी बातें जो हैं और बहुत सी तकरीरें जो हैं, बहुत से हवालाजात जो हैं, वोटर मोबिलाइजेशन की बातें टिकटॉक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए जा रही हैं। तो जो बात वो प्रिंट मीडिया में या फॉर्मल मीडिया में नहीं कहने की पोजीशन में या वो सामने नहीं ला सकते, तो वो उसके लिए एक मुतबादल प्लेटफॉर्म तो मौजूद है ना, सोशल मीडिया, जहां से चीजें आ रही हैं। इसी वजह से पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो गैर अहम भी हुआ है। और मैं बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मौजूद बैठे हुए लोगों से जब पूछता हूं तो वो कहते हैं कि ये रियासती पाबंदियों की वजह से आज हमारा मीडिया यहाँ खड़ा है, और सोशल मीडिया जो है वो उनका फाइनेंशियल साइड भी बढ़ गया है
और लोगों की हाँ। एक्सेस भी वहां पर होगी और लोग उसकी तरफ ज्यादा रुजू कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इम्पैक्ट वाली बात आपने की है, ये पैरेलल है। यानी एक तरफ अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया कुछ इमरान खान मुखालफत में दिखा भी रहा है, तो वो मुखालफत का भी उल्टा रिएक्शन हो रहा है, और उसके नतीजे में जो सोशल मीडिया वो एक इमेज को बिल्ड कर रहा है। मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ। अगर आपने ये जो ग्रैंड डिबेट्स टीवी पे चली है इलेक्शन के हवाले से, और जिसमें यूथ की बहुत पार्टिसिपेशन रही है, तो जब सवालात की बारी आई है तो जो यूथ ने रिएक्ट किया है, उसकी वजह से भी बहुत से ग्रैंड शो बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्रेशन है इमरान खान की हिमायत में और पीएमएलएन की मुखालफत में। मुझे सिर्फ इम्पैक्ट की जब आप बात कर रहे हैं ना, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये तो मीडिया की बात होगी, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या आप समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो इमरान खान के खिलाफ नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो ट्रांसलेट करेगा ऑन इलेक्शन डे या नहीं करेगा? लोग इससे मुतासिर होंगे या नहीं मुतासिर होंगे? देखिए, एक अमूमी राय ये बन चुकी है पाकिस्तान में कि इमरान खान को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। आप जिस जगह पर भी चले जाएं, लोग ये कहते हैं कि ये सियासी मुकदमात है, इमरान खान को निशाना बनाना है। और सब जानते हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान और उनके मुखालफिन के दरमियान एक ऐसा टकराव पैदा हो गया है जहां सियासी इख्तलाफात जो है वो सियासी दुश्मनी में तब्दील हुए हैं। तो इसलिए लोगों का ये नहीं परसेप्शन बना कि जनाब इमरान खान वाकई चोर है और इमरान खान करप्ट है। अगर इस तरह की कोई बात होती तो सवाल यह है कि फिर क्या वो नवाज शरीफ साहब को दूध का धुला समझते हैं, जरदारी साहब को दूध का धुला समझते हैं, फजलुर रहमान साहब को दूध का धुला समझते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये जो मुकदमात बनाए गए इनकी नोयत क्या है और किस इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और क्यों इनको सजाएं सुनाई जा रही हैं, वो भी चीजें सामने आ रही हैं। कल मिसाल के तौर पे डॉन का एक जो रिपोर्ट छपी है, उसके अंदर बड़े वाजे तौर पे कहा हुआ है कि कप्तान साहब के खिलाफ जितना कुछ हुआ है उसके बावजूद वो स्टिल सस्टेन करके बैठे हुए हैं। अब देखिए ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूं। अगर इसका इंपैक्ट बहुत अच्छा हुआ है तो कल रात यानी कल सारा दिन जो गुजरा है उसमें कुछ 7-8 उम्मीदवार अगवा हो गए हैं पीटीआई के मुख्तलिफ इलाकों से। तो जरूरत क्या है, जब वोटर का इंपैक्ट जो है वो आपके हक में है, तो आप क्यों उनके लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं या अगवा कर रहे हैं? उससे क्या नतीजा निकालना चाहते हैं? इसका मतलब ये है स्टिल जो है वो वोटर जो है वो इंटैक्ट है। देखिए ना, इमरान खान की अगर कोई आज सियासी ताकत मुझसे पूछना चाहे वो क्यों सरवाइव कर रहे हैं, वो क्यों सस्टेन कर रहे हैं, वो क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पीछे उनको लगता है कि उनका वोटर जो है, उनका सपोर्टर जो है वो उनके साथ खड़ा हुआ है। अगर ना होता तो सबसे ज्यादा टिकटें भी उन्होंने बांटी, सबसे ज्यादा सर्वे के अंदर उनकी पार्टी की असेसमेंट भी ऊपर बहुत से हल्कों में जा रही है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो जो कोशिश की जा रही थी कि हम इस तरह के मामलात के साथ कोई नतीजा निकाल लेंगे, उसमें बदस्तूर नाकामी है। और अब सिर्फ ताकत का खेल खेला जा रहा है कि ताकत के जरिए इस पॉपुलैरिटी को या इस मकबूलियत को या इस नौजवान तबके को दीवार से लगाया जाए। और वो तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन ये लड़ रहे हैं, खास तौर पे आप देखें ना, एक ही ये जो घर के लोग हैं, मसलन नवाज शरीफ को देखें, उनकी बेटी को देखें, हमजा शहबाज को देखें, इन्होंने अपने मेक श्योर किया है कि तीनों के जो मुखालफिन हैं, जो मुकाबला कर रहे हैं इनका, वो खवातीन है और वो जेल में ही रहे। तो ये तो हालत है। तो इस मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये जो कैंपेन इन्होंने विलिफिकेशन की चलाई हुई है, मुझे लगता है कि इसका सरे मुंह भी कोई फर्क नहीं पड़ा आम आवाम के ऊपर। देखिए ना, मैं कहता हूं आप 2 मिनट के लिए अज्यूम कर ले, आप ये कहें कि जी हमने इलेक्शन अपनी मर्जी का करा के अपनी मर्जी का नतीजा हासिल कर लिया, मान लेते हैं, और आपने वो नतीजा नहीं निकलने दिया जो वोटर चाहता है। उसके बावजूद जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो है उसमें ये आपका पीछा करता रहेगा, ये मैंडेट भी पीछा करेगा, ये इलेक्शन का निजाम भी पीछा करेगा, और ये जो इंतखाबी कंपनी की नई फिल्म है ये भी नहीं चल सकेगी, मैं आपको बताऊं। और ये फिर आगे जाकर ये जो नौजवानों के अंदर और रिएक्शन आएगा। मैं आपको बताता हूं, मिसाल के तौर पे अगर आपने केपीके के वोटरों का मैंडेट कबूल ना किया और केपीके में जितनी पॉपुलैरिटी पीटीआई की है उसको मैंडेट के अंदर ट्रांसलेट ना किया, तो उसका जो नतीजा निकलेगा वो नई एक्सट्रीमिज्म होगी नौजवानों के अंदर, वो एक नई सोच पैदा होगी कि हमें ताकत के जोर पे बाहर निकाला गया है। तो वो भी एक नेगेटिव अप्रोच है जो पाकिस्तान के सियासी और रियासती निजाम के लिए आगे जाकर नया खतरा बन सकती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज जरा मुझे बताइएगा कि जो इसकी क्या वजह है? क्या ये वजह है कि रऊफ हसन साहब ने जो जियो पे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारे जो आज़ाद कैंडिडेट्स होंगे वो 3 जो हमारी इत्तेहादी पार्टियां हैं उनमें से एक को ज्वाइन कर लेंगे। तो
ये तो एक चीज सामने आ गई है कि अब इनकी स्ट्रेटजी क्या है, वो कौन सी पार्टी हो सकती है, ये भी जरा बता दें। कम से कम ये तो मुझे बताएं कि वो जमात इस्लामी नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आ रही है आपकी। मेरे ख्याल है कोई बीच में हाँ कॉल तो जी। नहीं आई। देखिए ना, बात यह है कि बुनियादी तौर पर जो पीटीआई की है, पहली स्ट्रेटेजी तो ये है ना कि वो इंतखाबात के फौरी बाद इलेक्शन करवाते अपने इंट्रा पार्टी के, और उसके नतीजे में वो अपना मसला हल करवा लेते इलेक्शन कमीशन के साथ जो पार्टी के हवाले से था। लेकिन अभी वो फौरी तौर पर हल होने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश ये की जाएगी कि ये, या तो आप किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर ले और अपने लोगों को कहेंगे किसी पार्टी के अंदर चले जाएं और उनके साथ मिलकर हम अपनी मखसूस नशिस्तें जो है उनको सेव कर सकें। लेकिन देखिए, ये है स्ट्रेटेजी पीटीआई की। एक स्ट्रेटेजी रियासत की भी तो है ना, जिन्होंने अब तक पीटीआई के साथ ये जो कुछ किया हुआ है वो उसी स्ट्रेटेजी के मुताबिक चल रहे हैं ना जी। तो क्या वो ये स्पेस देने के लिए तैयार होंगे, और क्या वो इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी कबूल करेंगे, और क्या वो ये जो आजाद अरकान आएंगे उनके साथ कोई मिली भगत करके उसमें तोड़ फोड़ करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो तोड़ फोड़ करते हैं तो यकीनी तौर पर इनमें से कुछ लोग जो है जो जीत कर अपनी वफादारी भी तब्दील कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये सब कुछ होता रहा है और होता रहेगा। तो इसलिए अभी ये कहना कि पीटीआई क्या स्ट्रेटेजी बना रही है, इससे बड़ी बात यह है कि जो हमारे सोचने वाले हैं उन्होंने पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में ये जो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जीतने वाले आजाद अरकान है, इनके बारे में क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, और क्या वो उनको पॉलिटिकल स्पेस देंगे, दरवाजा खोलेंगे सियासी, या नहीं खोलेंगे। अगर नहीं खोलेंगे तो इसका मतलब है हम एक नए कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाएंगे और उससे नए तनाजात पैदा होंगे और नए लड़ाइयां जो है टकराव पैदा होगा, एक नया बुहरान पैदा हो सकता है। और मैं ये कह रहा था कि वो तीन जो पार्टियां ये कह रही हैं कि एलाइड पार्टीज जो हैं उसमें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज्यादा चांसेस हैं, या साहब साहब की जो पार्टी है उसके चांसेस हैं, या शरानी ग्रुप भी हो सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है फिर शायद उनके बारे में सोचा जा सकता है, और उनकी मुलाकात भी अदालत ने उनको हुक्म दिया है कि जी उनकी मुलाकात इमरान खान से करवाई जाए। अब देखते हैं कि वो मुलाकात होती है या नहीं होती है, और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ज्यादा लॉयल होंगे इमरान खान के लिए बनिस्बत बाकी लोगों के। और मैं समझता हूँ कि जो एलाइड तो नहीं है खैर जमात इस्लामी, लेकिन लोग कहते थे कि जी जमात इस्लामी के साथ कर लें। मैं तो पर्सनली समझता हूँ कि सिराजुल हक साहब के होते हुए उनके साथ कोई डील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका कोई पता नहीं है, बहुत ही अजीब सी डाइसी किस्म की शख्सियत है वो। हाँ, लेकिन देखिए ना, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। ये तो एक तरीका कार है जो पीटीआई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक परसेप्शन ये बिल्ड होगा कि जनाब ये जो आजाद उम्मीदवार पीटीआई के टिकट से और पीटीआई के वोटरों से जीत कर आए हैं, उनको अगर हमने जबरी बुनियादों पर वहां से निकालना है तो फिर इसका मुस्तकबिल में पॉलिटिकल इंपैक्ट बहुत बुरा होगा। फिर इसका मतलब है कि आपने वोटरों के उस मैंडेट को भी तस्लीम नहीं किया जिन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद जो है उनको वोट दिए हैं। तो मेरा तो जाती ख्याल ये है कि उनका जो भी मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाए, और जो उनके साथ रहना चाहते हैं उनको रहने दिया जाए, क्योंकि आपको बहरहाल एक अपोजिशन भी तो दरकार है ना, या आप अपोजिशन को भी एलिमिनेट करके खत्म करना चाहते हैं। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होगा पॉलिटिक्स में, इलेक्शन ये और तलखियां पैदा करेगा। इलेक्शन क्यों पोस्टपोन फिर किए हैं इन्होंने? क्योंकि मुझे तो इसलिए समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये इलेक्शन करवा देते तो ये जो लैक्यूना इन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी आपने इस तरह इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, तो वो कम से कम दूर हो जाता। अब इन्होंने वो भी पोस्टपोन कर दिए। मेरा ख्याल ये है कि ये इलेक्शन इसलिए पोस्टपोन किए गए हैं क्योंकि 8 को इलेक्शन होंगे दोबारा, जनरल इलेक्शन। तो ये ना हो कि 8 के जनरल इलेक्शन से पहले इंटर पार्टी के अंदर कोई नए मसाइल पैदा हो जाए, और जब वो नए मसाइल और नए ग्रुपिंग पैदा होगी तो उसके नतीजे में फिर 8 का जो इलेक्शन है उस पर इंपैक्ट हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इनको 8 तारीख के फौरन बाद, 8 तारीख को फौरन बाद कुछ 12, 13, 14 तारीख तक जो है ना ये इलेक्शन करवा लेना चाहिए। करवा लेना चाहिए, ये सही कह रहे हैं आप। अच्छा, एक इमरान खान ने ये कहा है कि जी मुझे अटक जेल में डील ऑफर हुई थी कि 3 साल के लिए बनीगाला में बैठ जाओ, जाके चुप करके बोलना नहीं है, और वो भी जाहिर है कि इन्होंने तो नहीं ली डील, और ये अजीब तरह की जो बातें वो आ रही हैं सामने। और एक और चीज उन्होंने ये भी कही है कि ये जो 342 का बयान उन्होंने दिया था वो तो उन्होंने कहा मैंने तो सिग्नेचर ही नहीं उस पर की है, तो इन्होंने सिग्नेचर्स कैसे बना के वहां पे डाल दिए हैं? तो इसका मतलब है कि कोई एडिटिंग वगैरह भी ये कर लेते हैं बयानात के अंदर भी। देखिए, ये तो बात हम आपके प्रोग्रामों में करते रहे ना कि इमरान खान साहब को मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ लोगों की मदद से कई तरह के पैगामात दिए गए थे। उसमें पाकिस्तान छोड़ने की बात भी थी, उनको सियासत से दस्तबरदार होने की भी बात थी, मखसूस अफराद में से किसी एक का इंतखाब करके उसको पार्टी का सरबरा बनाने की भी ऑफर की गई, और उनको कहा गया कि आप थोड़ा सा सियासत से लाताल्लुक हो जाए, 2-3 साल पीछे बैठे और फिर उसके बाद आ जाए, फिर हम आपके लिए कोई रास्ता निकालेंगे। तो इमरान खान साहब इन सब चीजों को रिफ्यूज करते रहे।
और हमारी इत्तलात के मुताबिक वो एक ही बात करते थे कि जनाब आप इलेक्शन करवाएं, शफाफ इलेक्शन करवाएं, और जो भी नतीजा निकलेगा मैं उसको कबूल करूंगा। तो ये चीजें तो चल रही हैं। अभी बुशरा बीबी ने भी उसकी वजाहत की है, तो उनके जरिए भी कुछ लोगों ने राब्ता किया था, तो उन्होंने कहा जो बात करनी है आपको इमरान खान से करनी पड़ेगी, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, ना वो मुझसे इस बारे में कोई राय लेते हैं। तो इसका मतलब है कुछ लोग ये चाह रहे थे कि कुछ अपनी मर्जी का उनसे कोई काम करवा लिया जाए या उनसे नतीजा निकाल लिया जाए, वो निकला नहीं है। और जब वो नहीं निकला तो फिर आपने देखा कि साइफर की सजा भी आ गई, फिर आपने देखा कि तोशा खाना की सजा भी आ गई, और आज शायद ये निकाह वाला मामला जो है शरई और गैर शरई वाले चक्कर में इसमें भी सजा सुना दे। तो ये वजह तो नजर आ रही है ना। फिर एक ये तस्वर दिया गया कि जी ये जो बनी गाला में शिफ्ट हुई है बुशरा बीबी, ये डील का नतीजा है। कल इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने जज के सामने कहा कि जनाब आप इसको कैंसिल कर दें और इनको भी अडियाला जेल भेजें, हम अडियाला जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये किसी किस्म की कोई हमने इस तरह की कोई डील जो है नहीं किया, अगर की है तो जिन्होंने की है वो तोड़ दें और इनको वहीं पहुंचा दें जहां बाकी जगह पर हमें पहुंचाया गया है। तो मेरा मतलब है कि ये चीजें तो चलाई जा रही है कि जी इमरान खान साहब को डील करना चाहते हैं या डील करने के मराहिल में आ चुके हैं या डील कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अभी तक तो इसकी कोई हमें रिजल्ट नहीं निकल के सामने आ रहा। तो हालात तो भी इमरान खान के लिए तो ठीक नहीं है, अच्छे तो नहीं है, उनको तो सजाएं सुनाई जा रही है। हाँ, सही बात है। अच्छा, ये जो एक इलेक्टेबल्स का हम नाम सुना करते थे, और बल्कि इलेक्टेबल्स क्या, सिलेक्टेबल अब तो हो गए हैं। अब ये जो इलेक्शन होगा, इसमें आप समझते हैं कि इलेक्टेबल्स की कोई गुंजाइश अब है, या एक वेव है पीटीआई की जिसमें जो भी आएगा तो खंबा भी हुआ तो जीत जाएगा? तो क्या इलेक्टेबल्स और देखिए मेरा जाती ख्याल ये है कि अभी भी इलेक्टेबल्स जो है वो बड़ी बड़ी सियासी जमातों के साथ जुड़े हुए हैं। एक बात, अब इस दफा इलेक्टेबल्स उस तरह से बहुत ज्यादा आजाद नहीं लड़ रहे जिस तरह से माजी में लड़ा करते थे, लेकिन अभी भी जो लहर है वो वोट की है, चाहे वो पीएमएलएन के वोट के कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में है। उन्होंने टिकटें भी ऐसे लोगों को दी है, बड़े बड़े इलेक्टेबल्स हैं अपनी 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 जगह पे। तो मेरा जाती है इस दफा जो वोट होगा खास तौर पे उसमें पार्टी जो है वो बहुत मैटर करेगी, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपीपी हो। मुझे लगता ही है कि इस इलेक्शन के अंदर इलेक्टेबल जो है वो उतनी बड़ी तादाद में नहीं जीतेंगे जितनी तादाद में आजाद उम्मीदवार जीत सकते हैं, और जो वो पीटीआई के साथ है। हाँ, लेकिन सलमान भाई, इसमें देखें ना, जो कल्चर है हमारा, जो डेमोक्रेटिक कल्चर है सो कॉल्ड, उसमें तो इलेक्टेबल्स जो हैं ये रूल किया करते थे ना, ये सब कुछ किया करते थे। तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा डेंट लगा है उस कॉन्सेप्ट को जो इलेक्टेबल्स का है। देखिए उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो 18 साल से 35 साल का जो नया वोटर आया है 6 करोड़, ये अब इलेक्टेबल्स की बेसिस पे नहीं सोच रहा, ये बरादरियों की बुनियाद पे नहीं सोच रहा, ये ताल्लुकात की बुनियाद पे नहीं सोच रहा, इनकी लॉयल्टी किसी ना किसी पार्टी के साथ है, और ज्यादातर जो पीटीआई के साथ है। कल आपने सुना ना कि वो जो हुआ है अमेरिकन सर्वे में कहा गया कि ज्यादातर लोग जो है वो वोट डालना चाहते हैं, 70% के करीब लोग। जब उनसे पूछा गया कि आप किसको वोट देंगे तो उन्होंने कहा कि हम उसी पार्टी को वोट देंगे जिसको हमने 2018 में दिया है। तो इसका मतलब है कि वो जो बरादरी वाला कल्ट है वो टूटा है, कमजोर हुआ है। ये नहीं मैं कह रहा खत्म हो गया, लेकिन वो कमजोर हुआ है। इलेक्टेबल्स को भी समझ आ गई है कि अब हमें एक बड़ी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा अगर हमने इलेक्शन जीतना है। अच्छा, आखिर में सर ये मुझे बताएं कि क्या आप समझते हैं कि कोई सरप्राइज आ सकता है इलेक्शन से पहले पीटीआई की तरफ से? देखिए सरप्राइज क्या, वो इलेक्शन का बाइकआउट करने की जो बातें की जा रही हैं, मेरा ख्याल है कि ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए। इनको जाकर इलेक्शन को एक्सपोज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन को एक्सपोज करना चाहिए। एक तो इस तरह की कोई चीज नहीं करनी चाहिए जिसमें इलेक्शन के बाइकआउट का जो कॉन्टेक्स्ट हो। दूसरा सरप्राइज ये हो सकता है कि जनाब वोटर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल आए और वो सबको हैरान कर दें। यही इसी के ऊपर बेस करके पीटीआई की सारी स्ट्रैटेजी चल रही है। और तीसरा सरप्राइज उनके लिए ये होगा कि जनाब ये जो इन्होंने इतना बड़ा इन्हिसार किया था पाकिस्तानी नौजवानों पर, वोटरों पर, औरतों पर, वो बाहर नहीं निकले, और वो उनके लिए एक सेटबैक सरप्राइज होगा। उनको यकीन नहीं आएगा कि ये ऐसा हो सकता था। तो ये 2-3 चीजें हैं। मुझे लगता है कि जाती तौर पर पीटीआई इन तमाम मुश्किलात के बावजूद जो है एक माकूल तादाद में सीटें अपने आजाद उम्मीदवारों की बुनियाद पर जीतने की पोजीशन में है। अब सिर्फ ये देखना है कि क्या उनको जीतने दिया भी जाएगा या उसको भी ताकत के जोर पे कुचला जाएगा। वही तो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी ये जो तासुर है कि जी पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है या उनके जलसे नहीं होने दिए जा रहे, ये बिल्कुल गलत है। जो लोग ये सोच रहे हैं वो पता नहीं किसी और जगह पे। अब देखें ना, ये निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी हो, निगरान वजीर आजम हो, वजीर इत्तलात हो, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, अगर इन सबको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर है तो इस पर तो सिर्फ हंसा जा सकता है ना सर, इस पर तो सिर्फ मातम किया जा सकता है। इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है।
उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये था कि एक जमात को एलिमिनेट करके एक जमात के लिए रास्ता हमवार करना। लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए ये है। सही बात है, सही बात है। और ये सिर्फ एक चीज़ आखिर में ज़रूर बताएं, आज बल्कि मैंने शुरू कर दिया ये पाकिस्तान का झंडा लगाना भी, और जब तक इलेक्शंस हैं इंशाल्लाह ये झंडा रहेगा। और हम ज़रा एक सेंस ऑफ सॉलिडारिटी शो करना चाहते हैं कि ताकि लोग पाकिस्तान के लिए बाहर निकलें। आपका क्या मैसेज होगा इलेक्शन डे के ऊपर? क्या आपको देखिए, करना चाहिए लोगों से? मेरा क्या तो कहें? मैसेज सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का नौजवान तबका खास तौर पे हम्म, जिसको भी वोट देना चाहता है, मैं इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, वो ठीक ठीक। इलेक्शन वाले दिन बाहर निकले, अपनी होने का एहसास दिलाए, और जौक दर जौक खुद भी वोट डाले, दूसरों को भी मोटिवेट करे, वोट डाले। अगर वो वोट डालेगा तो इस सियासी निजाम में जितनी भी रुकावटें हैं उनको दूर करने में मदद मिल सकती है। अगर वो घर बैठकर इनकलाब की बातें करेगा, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेगा, उससे कोई तब्दीली नहीं आएगी, उससे फिर वो रवायती तब्दीली गालिब रहेगी। तो उस रवायती तब्दीली को तोड़ने के लिए जो गैर मामूली तब्दीली हमें दरकार है, उसके लिए पाकिस्तान के लोगों को, चाहे 18 साल से लेकर वो जितने भी साल के हैं, सबको जो है वो एक खानदान की सूरत में बाहर निकलकर वोट डालना चाहिए। वोट डालने से ही तब्दीली आ सकती है और उन लोगों को शिकस्त दी जा सकती है जो पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत को गैर मुस्तकम करने का एजेंडा रखते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। सलमान भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा भी यही है कि थैंक यू। निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो अपने ईमान की खातिर और पाकिस्तान को बचाओ। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई, थैंक जल्दी यू। मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।